आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ रिलेटेड दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और ये चैप्टर जो है बेसिकली जो हमारी कोर्स बुक है उसके टॉपिक्स 5.3 और 5.4 से रिलेटेड है। सो आप अपनी जो कोर्स बुक है उसमें से ये दो जो टॉपिक्स हैं ये आपके इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी रीडिंग असाइनमेंट है। इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स और एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। हमने पहले जब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कवर की थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, पॉपुलेशन क्या होती है, सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने पहले देखी थी। उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसमें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, डिराइव किया जाता है। द प्रोसेस जैसे कोर्स ऑफ लेक्चर में हम देखेंगे कि एनालिटिकली ये काम करना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना, इट्स टफ प्रोसेस और बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, but however it is exact using simulations, which will be the preferred mode for this course और subsequently भी आप लोगों के डेटा साइंस के वर्क के लिए जो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है वो है through the use of simulations जो sampling distributions के लिए it is easier, however it is also approximate। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम देखेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ को कहा जाता है। जनरली बल्कि डेफिनेशन इसकी ये है कि इट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन्स इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम देखेंगे और फिर फाइनली हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम और नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनोमियल जो है वो हम कवर करेंगे। इस लेक्चर में होपफुली हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस तक इसको कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग आउट विद द स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये हमने शुरू के लेक्चर्स में जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स देख रहे थे तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया था कि स्टैटिस्टिक इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द सैम्पल while parameters are something which are related to the population। उसी में से एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि स्टैटिस्टिक्स जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेबल डाटा। ओके, जो आपके पास ऑब्जर्वेबल डाटा है, नहीं, इट्स अ फंक्शन। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज़ अ फंक्शन and a function of what? Function of observable data, which means sample, okay, and known constants। यानी कि स्टेटिस्टिक के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लाइक 2, 3, 4, 5 या पाई, इस तरह के नंबर्स भी आप इसके अंदर जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो स्टेटिस्टिक इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा यानी कि सैम्पल एंड नोन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल xi, x bar, 3x bar, pi x bar square, ये सारे के सारे जो हैं लाइक x bar is mean, x bar 3x bar is 3 times the mean of sample। Similar s square यानी कि variance of the sample, x max maximum number in a sample, x max minus x min यानी range। सो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके स्टैटिस्टिक्स हैं। However, एक चीज़ नोट कर लीजिए कि म्यू जो है बेसिकली यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि म्यू पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो एक्स बार डिवाइडेड बाई म्यू जो है ये एक स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगी, बिकॉज ये इट्स नॉट एन फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेबल, ये ऑब्जर्वेबल डेटा से बाहर, ये दिस इज़ अ पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन। सो anything which is a function of observable data and known constants, तो इस चीज़ को हम, ये हमारी फॉर्मल डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक की।
स्टैटिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस x1 x2 x3 जो हैं वो रैंडम वेरिएबल्स हैं सो x1 x2 एंड x3 जो है वो रैंडम वेरिएबल्स हैं सो यहाँ पे सो दीज आर रैंडम वेरिएबल्स लेट्स से जैसे हम लोगों ने इनको डिफाइन किया तो उनका कोई फंक्शन जो है that would also be a random variable. For example, अगर हम x bar लें यानी mean लें so of the sample so चूँकि original numbers जो हैं xi's जितने भी इसमें involved हैं यानी x1 2 3 4 जितने भी हैं वो सारे random variable हैं तो उनका function which is like for instance यहाँ पे डिफाइन हुआ है एक्स बार सो एक्स बार भी चूँकि डिपेंडेंट है ऑन ऑल द नंबर्स विच विल बी रैंडम वेरिएबल्स सो एक्स बार इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल सो इट इज़ द मीन ऑफ n random variables okay n random variables जो एक्स बार है बिफोर वी ऑब्जर्व देयर वैल्यू सो इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ ऑब्ज़र्व करने से पहले बिकॉज जब हम एक्चुअल वैल्यूज़ ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो वो चीज़ रैंडम वेरिएबल नहीं रहती बिकॉज वो उसकी एक्चुअल रियलाइजेशन आ जाती है रैंडम वेरिएबल कोई चीज़ तब तक होती है जब तक कि वो अनऑब्जर्वेबल होती है जब वो ऑब्ज़र्व हो जाती है तो फिर वो रैंडम नहीं रहती सो ये फ़िलोसफिकल सी डिस्कशन है लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि इट्स अ मीन ऑफ n random variables like x bar is a mean of n random variables before we observe their values and mean जो है वो हमारे पास एक statistic है so statistics that is functions of random variables are random variables themselves so ये एक important point है कि जो statistics हैं ये सारी की सारी ये भी random variables होती हैं चूँकि ये रैंडम वेरिएबल्स होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हर रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सो स्टैटिस्टिक्स की अपनी दे हैव देयर ओन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड होती है विद स्टैटिस्टिक उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओके किसी भी स्टैटिस्टिक्स चाहे वो एक्स बार हो या उसकी वेरिएंस है या व्हाटएवर जो भी आप उसमें रेंज है जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्टैटिस्टिक से रिलेटेड होगी उस स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो बेसिकली उसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ठीक है सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं हमने देखा था वो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड होती हैं However, जब एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एसोसिएट करते हैं विद सम स्टैटिस्टिक ये स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको बेसिकली कहा जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मल डेफिनेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ये है कि अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ द PDF ऑफ x बार s स्क्वायर s एक्सेट्रा रेंज जो भी आप कह सकते हैं ये उन सब की PDF है नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो क्या चीज़ है जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमने अभी डिफ़ाइन की है ऑफ अ स्टैटिस्टिक ये डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स के ऊपर एंड दोज 4 फैक्टर्स आर द स्टैटिस्टिक इटसेल्फ कि हम कौन सी स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यानी कि एक्स बार है या वेरिएंस है या पी हैट प्रोपोर्शंस हैं सो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप वो डिपेंड करेगी कि वो स्टैटिस्टिक किस किस्म की है अंडरलाइंग पॉपुलेशन जिससे वो सैम्पल लिया जा रहा है जिसके ऊपर ये स्टैटिस्टिक्स डिफ़ाइन हुई हैं या स्टैटिस्टिक डिफ़ाइन हुई है वो पॉपुलेशन की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जिस पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रॉ किया गया है
उसकी अपनी पीडीएफ या पीएमएफ जो है वो किस तरह की है। सो इस पे भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है। तीसरी चीज़ जिस पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है वो है सैम्पल साइज़, कि जो साइज़ ऑफ द सैम्पल है जिसकी बेसिस के ऊपर ये स्टेटिस्टिक डिफाइन हुई है, वो सैम्पल साइज़ क्या है। 5 है, 10 है, 20 है, 30 है। जो सैम्पल साइज़ है वो हमने क्या लिया है इस स्टेटिस्टिक को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्स बार है, तो हमने कितने रैंडम वेरिएबल्स लाइक 10 रैंडम वेरिएबल्स x1 से लेके 10 तक हम लोगों ने, यानी कि टोटल 10 रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर हमने एक्स बार निकाला है, या हमने 30 रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर उसका मीन निकाला है, या हमने 50 रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर हमने उसका मीन निकाला है। सो ये चीज़ है जो कि हमारे पास सैम्पल साइज़ है। सो स्टैटिस्टिक जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपका सैम्पल साइज़ जो है वो क्या है। ये पॉइंट जहन में रखिएगा, आगे कुछ ग्राफ्स की मदद से हम इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे। नंबर 4 इज़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कि किस तरीके से वो सैम्पल जो है वो ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपने एक आपके पास डेटा है, उस डेटा में से आप सैंपल ले रहे हैं, सो सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या है। या फिर लेट्स से आपके पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ये चीज़ भी डिटर्मिन करती है कि आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की होगी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 फैक्टर्स जो कि डिटर्मिन करते हैं, या स्टैटिस्टिक जो होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ऑफ a स्टैटिस्टिक, ये डिपेंड करती है कि ये 4 चीज़ें कैसे डिफाइन हुई हुई हैं या क्या है। इस क्लास में हम लोग, या इस कोर्स के अंदर भी हम लोग हमेशा जो सैम्पलिंग का मेथड है वो हमेशा डिफ़ाइन जो किया गया है वो है हमेशा तकरीबन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है SRS, वो अज्यूम किया गया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये चीज़ है कि जो भी जो सैम्पल्स जो हैं, यानी एक्स आइज या वाई आइज जो भी आपने ड्रॉ किए हैं, जो कि सैम्पल के अंदर से जितने भी एक्स आइज या वाई आइज यानी इंडिविजुअल जो रैंडम नंबर्स हैं इंडिविजुअल, सो दिस एक्स आई या वाई आई जो भी है, सो एक्स आई या वाई आई, ये बेसिकली क्या है, इट्स अ रैंडम नंबर जो कि सैम्पल में मौजूद है। सो हमारी अजम्पशन है कि ये तमाम रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम नंबर्स जो हैं, इनकी इंडिविजुअल दे हैव कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जितने भी एक्साइज हैं उनकी जो ड्रॉ किए गए हैं, वो जिस डेटा में से ड्रॉ किए गए हैं वो सारे के सारा एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है उस पूरे के पूरे जगह की जहाँ से वो ड्रॉ किए गए हैं। इट मीन्स कि हर एक्स यानी कि एक्स आई यानी कि हर रैंडम नंबर जो है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से, एक ही किस्म की सिमिलर सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हर एक्स आई जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम दी अदर एक्स आई, यानी कि x1 जो है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x2, ओके, एंड x2 इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x3 एंड x1 इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x3, यानी कि किसी एक की वैल्यू जो है वो किसी एक रैंडम वेरिएबल, रैंडम नंबर की वैल्यू जो है उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, कंडीशनल नहीं है ऑन टू सम अदर रैंडम वेरिएबल। और प्रॉपर्टीज़ आपने डिफरेंट देखी हुई थी रैंडमनेस की, कि लेट्स से आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल a and b if they are independent is probability of a times probability of b।
सो जो इंडिपेंडेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे होल्ड करेंगी। इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है शॉर्ट हैंड में, उसको कहा जाता है कि दे आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आता है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वही चीज़ है कि दे हैव कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर बात की थी। तो इंडिपेंडेंस और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड IID। सो ये वो चीज़ है जब जो कि डिटर्मिन करती है, या जो कि डेफिनेशन है लेट्स से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, कि जिसमें ये असम्पशन है कि जितने भी रैंडम नंबर्स जो ड्रॉ हुए हुए हैं दे आर बोथ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं। फर्दर हम random variables x1, x2 up to xn are said to be from simple random sample of size n if the xi's are independent random variables. So ये वही चीज़ है, and every xi has the same probability distribution. So ये formal definition है simple random sample की कि तमाम xi's जो हैं, तमाम random numbers जो हैं they are independent, and second is कि हर xi जो है has the same probability distribution. So इसके लिए नोटेशन जो यूज़ की जाती है वो ये है कि x1, x2, x3 up to xn वेरिएबल्स जो हैं, सो दे आर ऑल IIDs या फिर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. So this is the formal notation that we use. Okay, so IID random variables जो हैं, IID random variables from a probability distribution जो है बेसिकली एक आइडियलाइज्ड मॉडल है ऑफ रियल वर्ल्ड। 100% जो है आपको IID यानी कि इंडिपेंडेंस भी मिलना और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलना ये पॉसिबल नहीं होता। अंडर सम कंडीशंस डेफिनेटली ये पॉसिबल होता है, लेकिन इट्स एन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। और इसमें इम्प्लिकेशन एक जो जो है वो ये है कि हम इसमें एज्यूम करते हैं, या ये हमें एज्यूमशन लेनी पड़ती है कि पॉपुलेशन जो है उसका साइज़ इनफाइनाइट है। कि अदरवाइज़ ये चीज़, ये जो दो कंडीशंस हमने पहले बयान की कि हर रैंडम वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर हो, सेम हो, ये चीज़ होल्ड नहीं कर सकती अगर हम IID को लेना चाहें। अगर पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट हो तो ये चीज़ जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। हाउएवर अंडर सर्टेन कंडीशंस हम समझ सकते हैं कि शायद ये चीज़ क्लोज टू अप्रॉक्सीमेशन जो है। वो कंडीशंस क्या है कि अगर हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 x1 x2 x3 x4 x5, ओके। अब मैं इसमें से एक सैम्पल रैंडमली निकालता हूँ, लेट्स से x3 आता है मेरे पास, x3 आ गया, एंड देन आई रिप्लेस इट, यानी कि x3 को वापस, यानी कि नेक्स्ट सैम्पल जब निकालूंगा तो अगेन आई विल हैव द सेम सैम्पल साइज, यानी कि टोटल 5 रैंडम वेरिएबल्स अभी मौजूद हैं बिकॉज आई हैव रिप्लेस्ड। अगेन नेक्स्ट टाइम आई विल सी लेट्स से x4 आ रहा है,
सो इसका मतलब ये है कि मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो तो फिर जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की असम्पशंस हैं वो होल्ड करती हैं। दूसरा ये है कि अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही हो, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो फिर सैम्पल साइज जो है, लेट्स से ये एक टोटल पॉपुलेशन है और मैं इसमें से सैंपल करने लगा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो भी सैंपल मैं निकालूंगा इसमें से, ये दिस इज लेट्स से द सैंपल दैट आई हैव टेकन आउट, I am not going to replace it. I will take it out and the next is this. Okay, so because now this is the empty space, this is not being replaced. So अगर मैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ तो उस केस में जो सैम्पल साइज है, इफ़ इट इज़ लेस देन 10% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो फिर ये अप्रॉक्सीमेशन जो है हमारी वैलिड है। अदरवाइज़ अगर सैम्पल साइज़ बड़ा हो जाता है, 30-40% हो जाता है, तो फिर ये हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की अप्रॉक्सीमेशंस जो हैं वो होल्ड नहीं करती। सो रियल वर्ल्ड में केस में सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में तो इट्स सच इशू नहीं है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की असम्पशंस होल्ड करेंगी। लेकिन अगर हम बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो हमारा जो सैम्पल साइज़ है इट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सो हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। एक एग्जांपल देखते हैं। सो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। ये दिस बेसिकली ये जो हमारे पास जो हेडर है, इट इज़ आपके पास थोड़ा सा कट होके नज़र आ रहा होगा आपके। द हेडर इज़ बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास दो डाइस, डाई 1 and 2 6-sided fair die, और हमारा रैंडम वेरिएबल 1 जो है x1 वो है कि नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन डाई 1 मीन्स कि जब आप डाई रोल करते हैं तो उसके ऊपर क्या आया, 6 आया, 4 आया, 2 आया। सो नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन डाई 1 का मतलब है कि डाई 1, लेट्स से अगर ये डाई 1 है और ये डाई 2 है, सो डाई 1 के ऊपर आपके पास क्या रिज़ल्ट आया जब आपने इसको रोल किया, और x2 जो है वो इट इज़ नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन डाई 2। So this is our case. Then x1, x2 can be thought of as a system where x1 and x2 have the same PMF or population distribution. So इस केस में चूँकि दोनों डाई आइडेंटिकल हैं, सो इसका मतलब ये है कि दोनों की PMF जो है वो या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, एंड विच इज़ कि एक्स आई की वैल्यूज़ हो सकती हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, और हर एक्स आई की प्रॉबिलिटी है वो 1/60 है, बिकॉज ये सारे के सारे फेयर डाई हैं। और हमारे केस में जो पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस है, इट कैन ईजिली बी कैलकुलेटेड। पॉपुलेशन मीन जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के शुरू के लेक्चर्स के अंदर से आप देखें तो इट वुड बी expected value x टाइम्स p of x, या फिर आपके जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की लेक्चर्स के अंदर। सो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो आती हैं x टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x,
summing over all x, so 1 times 1 over 6 plus 2 times 1 over 6 से लेके 6 times 1 over 6, so it comes out to be population mean हमारे पास 63.5 आ जाता है। जबकि जो वेरिएंस है, वेरिएंस को अगर हम निकालें तो हमारे पास 2.92 जो है हमारे पास इसमें वेरिएंस आती है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आती है 1.71। राइट, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास, बिकॉज ये टोटल हमारे पास डेटा है, दो डाई हैं, दोनों डाइज आइडेंटिकल हैं और इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज एक की आउटकम जो है वो दूसरे की आउटकम को डिटरमिन नहीं करती या अफेक्ट नहीं करती। सो हमारे पास दोनों डाइज की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिकली इसी तरह से है, प्लस जो इनका मीन है वो 3.5, वेरिएंस 2.92 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.71 आती है। अब अगर हम इन दोनों डाई के ऊपर एक स्टैटिस्टिक जो है वो डिफाइन करते हैं और लेट्स से वी टेक दैट स्टैटिस्टिक टू बी द मीन, सो मीन ऑफ टू डाई जो है वो आपके पास क्या आएगा? सो इट्स ऑब्वियस, दोनों डाई आपने रोल किया, दोनों डाई जब रोल किए तो x1 यानी फर्स्ट डाई के ऊपर एक वैल्यू आई और x2 जो दूसरी डाई के ऊपर एक वैल्यू आई, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास x बार यानी कि जो मीन है उसका हमारे पास आ जाता है। अब हम देखना चाहते हैं कि x बार जो है उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि x बार जो है, चूँकि x1 और x2 जो हैं ये भी रैंडम वेरिएबल्स हैं, सो इट मीन्स कि x बार इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ रैंडम वेरिएबल, राइट, ये हमने पिछली डेफिनेशंस में देखा। एंड हमारा अब गोल ये है, हम एग्जांपल ये देख रहे हैं कि x बार x1 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख ली, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है हमारे पास, और इसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये हमारे पास x1 की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह से हमारे पास x2 की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाती है x2 की। हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि x बार विच इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह की आपको नज़र आती है। सो इसको निकालने का तरीका ये होगा कि आप, जो कि एग्जैक्ट तरीका है वो ये है कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है देखें कि तमाम सैम्पल्स जो हैं इस केस के ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2, सैम्पल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2 जो हैं उन केसेस के अंदर जो आपके पास मीन है, यानी कि आपकी स्टैटिस्टिक जो है वो क्या आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाई जब रोल करेंगे तो उनके ऊपर हो सकता है कि डाई 1 के ऊपर जो है वो आ जाए 1 और डाई 2 के ऊपर आ जाए 2, राइट। ये भी हो सकता है कि डाई 1 अगर आप एक और दफ़ा रोल करें तो उसके ऊपर आ जाए 6 और दूसरे के ऊपर आ जाए 3, राइट। सो जो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं, जो सैम्पल्स जो ड्रॉ कर सकते हैं आपके 2 एट अ टाइम ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2, यानी कि डाई 1 और डाई 2 के, इट कैन बी टोटल फ्रॉम 1 1 to 6 6, जो कि टोटल 36 बन सकते हैं। 6 डाई 1 के टाइम 6 डाई 2 के, टोटल 36 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपके पास बन सकते हैं। एंड दे कैन वेरी फ्रॉम 1 1 यानी कि दोनों डाइस पे 1 आए अप टू 6 6। सो इस टेबल के अंदर वो सारी आउटपुट्स जो हैं वो सैम्पल्स ऑफ साइज़ 2 जो हैं वो तमाम जो भी एग्जॉस्टिव ऑप्शंस हो सकती हैं वो सारी लिखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
x1 की वैल्यू 1 आई, x2 की वैल्यू भी 1 आई, x1 1, x2 2। सो x1 की तमाम 6 वैल्यूज़ के अगेंस्ट x2 1 से लेकर 6 तक वेरी कर रहा है, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके पास 1 1 से लेके तो अप टू 6 6 जो है ना आपके पास सारे के सारे सैम्पल्स जो है ना वो आ जाते हैं। और हर सैम्पल के अगेंस्ट उसकी एक्स बार ना जिस चीज़ के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं वो हम इंटरेस्टेड हैं एक्स बार के अंदर, और हम उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक्स बार जो है वो यहाँ पे आता जा रहा है, यानी 1 और 1 के केस में 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाता है, एंड सेम 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाता है। तो हमने हर केस के अंदर हर सैम्पल ऑफ साइज 2 के अगेंस्ट उसकी एक्स बार जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो निकालनी, राइट। सो दे वेरी फ्रॉम मिनिमम 1 से लेके एक्स बार की वैल्यू 6 तक जा सकती हैं। सो टोटल 36 पॉसिबल सैम्पल साइजेस थे ऑफ साइज 2, लेकिन जो एक्स बार की वैल्यूज़ हैं वो टोटल हैं 11 वैल्यूज़, ओके। वहाँ पे 36 पॉसिबल वैल्यूज़ थी, 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे जो कि यहाँ पे ये बने हुए थे, लेकिन जो एक्स बार हैं उसके टोटल यूनिक वैल्यूज़ जो आती हैं वो टोटल आती हैं सिर्फ 11। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो लेट्स से 1.5 और 1.5 यहाँ पे रिपीट हो रही है। इसी तरह से लेट्स से 4 है, 4 ये भी है, 4 ये भी है, 4 ये भी है, राइट, 4 ये भी है, सो ये भी है। सो ये सारी के सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, वो रिपीट हो रही हैं। सो टोटल 11 यूनिक वैल्यूज़ हैं जो कि एक्स बार के लिए, जबकि अगेंस्ट 36 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ साइज 2। और इनमें से भी एक्स बार लेट्स से 3.5 जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो अगर हम इस चीज़ को देखें, इस अब बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्स बार। ये जो एक्स बार के तीनों ये तो काउंट टेबल में आगे चलते जा रहे हैं, तो ये एक्स बार की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर हम इसको देखें, इनको हम प्लॉट करें, इसका एक हिस्टोग्राम प्लॉट करें, सो हमारे पास 1 से 6 तक की टोटल वैल्यूज़ थी एक्स बार की, और उनमें से प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं यानी कि 1 सिर्फ एक दफ़ा थी आउट ऑफ 36, 1/36 हो गई, और 1.5 की वैल्यू 2 टाइम्स आई, इस तरह से 5.5 की वैल्यू 2 टाइम्स आई, 3.5 की वैल्यू 6 टाइम्स आई, 3 की वैल्यू 5 टाइम्स, 4 की वैल्यू भी 5 टाइम्स आई। सो इस तरह से ही हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ आ जाती हैं अगेंस्ट ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स बार। ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसकी हम हिस्टोग्राम अगर हम प्लॉट करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर किस्म की हिस्टोग्राम जो है हमारे पास आ जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर हम म्यू ऑफ एक्स बार लें, यानी कि इसका मीन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो ये वही मीन है जो कि पॉपुलेशन का मीन है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि एक्स बार का मीन जो है इज़ द सेम एज द मीन ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, ये चीज़ देखिए, हमने पहले यहाँ पे देखा था कि मीन जो था इसका सॉरी ऑफ द पॉपुलेशन दैट वाज 3.5, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, और वेरिएंस जो है वो 2.92 फाइंड आउट की थी। ये ओरिजिनल उसकी थी सैम्पल्स की, और स्टेटिस्टिक की जो मीन है इज़ द सेम एज द पॉपुलेशन मीन। हाउएवर जो स्टेटिस्टिक की वेरिएंस है वहाँ पे 2.92 आई थी, बट ओरिजिनल जो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू थी दैट वाज 2.92, but the variance of the x bar is less, it is 1.46, and similarly जो standard deviation है वो भी कम है। सो ये कुछ important conclusions जो हैं वो हमारे यहाँ पे निकलते हैं।
इसी चीज़ को अगर हम आर में प्लॉट करके देखना चाहें, सो ये आर का कोड आपको पास यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। इसमें आप बेसिकली सिंपल रिपीट कर सकते हैं सी वन को वन टाइम, 1.5 टू टाइम्स, और दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से बेसिकली ये जो हमारे पास निकला था ये सारा, ठीक है, ये सारा टेबल, इस टेबल को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया। ये दिस इज़ द वे टू एंटर दिस टेबल हेयर। और उसके बाद हम लोगों ने इसको प्लॉट किया। तो प्लॉट करने के बाद हमारे पास टोटल प्लॉट जो है वो इस तरीके का नज़र आता है। इस चीज़ को आप खुद से आर के ऊपर ट्राई आउट करके भी इस कोड को देख सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप। आपके पास एक्स बार का प्लॉट जो है वो आता है। सो जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स थे जो हमने पहले देखे थे उनको हम समअप करते हैं यहाँ पे, कि अब हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन की सिर्फ बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ स्टैटिस्टिक, सैम्पल मीन इज़ अ स्टैटिस्टिक। ओके, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में जो है वो चीज़ दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक होती है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन अगर हम निकालते हैं तो हमने जैसे अभी एग्जांपल में देखा, तो इसमें हमारे पास जो कंक्लूजन्स निकले वो क्या थे कि अगर हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं फ्रॉम बी अ सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैल्यू म्यू and standard deviation sigma, then expected value of x bar यानी कि मीन, सैम्पल मीन जो है हमारे पास वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आया हमारे पास। यानी कि वो वही 3.5 जो हमारे पिछले केस में आया कि पॉपुलेशन मीन भी हमारे पास 3.5 था, जबकि सैम्पल मीन जो है हमारे पास वो भी 3.5 आया। दूसरी चीज़ जो थी सैम्पल मीन ऑफ द स्टैटिस्टिक, सॉरी नॉट सैम्पल मीन, सैम्पल मीन ऑफ द स्टैटिस्टिक, वो भी हमारे पास म्यू ऑफ एक्स बार भी जो है वो भी हमारे पास सेम 3.5 आया। जबकि वेरिएंस जो थी वो कम हुई, और वो कितनी कम हुई, वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है वो कम हुई थी बाय फैक्टर ऑफ कि अगर आप पॉपुलेशन मीन को डिवाइड कर दें बाय n द साइज ऑफ द सैम्पल, सो this was our variance of the sample mean। जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिंस वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आती है, सो दैट वाज सिग्मा बाय डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। सो ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और अगले चंद चैप्टर्स में हम लोग इस चीज़ को थ्रू आउट जो है ना वो यूज़ करते रहेंगे कि अगर हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन इज़ सेम एज पॉपुलेशन मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन क्या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सॉरी सैम्पल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है सेम एज द पॉपुलेशन मीन, एंड जो सैम्पल मीन की जो वेरिएंस है वो इज़ इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द सैम्पल, एंड जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट से डिवाइड हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट थिंग बन जाता है, ऑफ द वेरिएंस बन जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल अगर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो,
एंड विल बी यूजिंग दिस, क्योंकि हम इस पूरे कोर्स में आईआईडी जो अज्यूम करते रहेंगे, तो इसलिए ये वाली तीनों चीज़ें जो हैं हमारे पास, या ये दो चीज़ें जो हैं हमारे पास होल्ड करती हैं। कंपैरिजन अगर हम देखें, सो ये हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, और ये उसका हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल हमारे पास ये आई थी, और ये जो है हमारे पास जो उसका सैम्पल मीन था, ये उसकी हमारे पास जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन आई थी। ओके, सो यू कैन सी कि क्या कहते हैं डिफरेंस जो है कि वो किस साइड के ऊपर हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं। ये चीज़ आगे भी कॉन्स्टेंटली जो है ना वो हम स्पेशली सेंट्रल लिमिट थ्योरम के केस के अंदर हम लोग इसको दोबारा से रिविजिट करेंगे। नोट कीजिए कि मीन जो है ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द सेम एज द पॉपुलेशन मीन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बयान की है और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन जो है, मीन इज़ द सेम, बट x bar sampling distribution of x bar is less variable than the population। यहाँ पे वेरिएबिलिटी जो है उसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा है, however यहाँ पे उसकी वेरिएबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो पॉपुलेशन मीन इज सेम बट द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाती है। ओके, हम लोगों को ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, तो इन जनरल we will not know everything about the population distribution or the population parameters। ठीक है, so samples इसीलिए लिए जाते हैं to draw inference about populations, because पूरी population हमें जनरली कभी भी known नहीं होती। इस केस में let's say एक small experiment था डाइस का, so दो डाई थे, डाइस चूँकि हमें पता है कि उनकी टोटल वैल्यूज़ मैक्सिमम 6 हो सकती हैं, 6 साइडेड डाई थे, तो इसलिए हम उसकी टोटल पॉपुलेशन पैरामीटर्स निकालने में कामयाब हो गए। हाउएवर इन जनरल हम लोग कभी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है या पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास नोन नहीं होंगे। यानी कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स नोन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन मीन वेरिएंस जो है वो जनरली अननोन होती हैं, और जनरली पॉपुलेशन की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी अननोन होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसमें से सैम्पल्स ड्रॉ करते हैं। ये सैम्पलिंग का मकसद ही ये है टू नो समथिंग अबाउट दी पॉपुलेशन। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि फॉर मैनी स्टैटिस्टिक्स लाइक द सैम्पल मीन, ठीक है, हम चूँकि सैम्पल मीन जो है हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ से हम लोग इन्फर कर सकते हैं पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो केस था, ये जो फैक्ट है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्ट हमने यहाँ पे देखा कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन आर सेम, सो दिस इज़ द गुड न्यूज़ कि हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट नोइंग एवरीथिंग अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे पास बल्कि हम इन्फर भी कर सकते हैं कि अच्छा सैम्पलिंग पैरामीटर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये कहती हैं, तो शायद इसके इन्फ्लुएंस ये है कि पॉपुलेशन के पैरामीटर्स जो हैं वो विद इन दिस बाउंड जो है ना, वो हम आगे देखेंगे कि हम वो बाउंड्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो विद इन दीज बाउंड्स जो है ना शायद वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स भी यही हों। सो दिस इज़ समथिंग गुड कि हम लोग सैम्पल्स के बेसिस के ऊपर हम पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी इन्फर कर सकेंगे। एनालिटिकली हमने पहले दो डाइस के एग्जांपल में हमने डिराइव की थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वही चीज़ हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
अगर हम एक हमारे पास ऑटोमोबाइल सर्विस है, नेक्स्ट ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, और हम वो चार्ज करता है लेट्स से $40, $45 and $50 for tune-up on 4, 6 and 8 cylinder cars. So there are three different kind of cars: a small car, a bigger convertible, and maybe a bigger, even bigger SUV. Okay, so ये हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास 4 सिलेंडर, ये 6 और ये 8 सिलेंडर कार्स हैं. राइट, सो अगर इनके इंजन ट्यूनअप के लिए बेसिकली जो चार्जेस हैं वो ये हैं कि ये $40 चार्ज करेगा, इस पे $50 सॉरी $45 चार्ज करेगा, और इस पे $50 चार्ज करेगा. राइट, और जो PMF है कि प्रोबेबिलिटी कि आपके पास $40 चार्ज करेंगे, वो ये है कि आपके पास 20% कार्स जो है ना वो आती हैं विच आर 4 सिलेंडर, 30% कार्स जो हैं आपके पास 6 सिलेंडर आती हैं, और 50% कार्स जो हैं वो आपके पास 8 सिलेंडर्स आती हैं. तो आपका PMF ऑफ रेवेन्यू जो है वो अकॉर्डिंगली बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग $40 is 0.2, 45 is 0.3 and 50 is 0.5. सो जो मीन है वो आपके पास अगर आप देखें तो मीन आपको पता है कि इट विल बी 40 times 0.2 plus 45 times 0.3 plus 50 times 0.5 अगर आप करें तो आपके पास मीन वैल्यू जो है मीन वो 46.5 आता है, और जो वेरिएंस है आपके पास वो आ जाती है 15.25. सो हमने देखना ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द टू ट्यूनअप्स. ठीक है, अगर हम दो ट्यूनअप्स लेते हैं दैट इज़ X1 एंड X2, कोई से दो ट्यूनअप्स हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू है फ्रॉम टू ट्यूनअप्स, ये फ्रॉम सिंगल ट्यूनअप ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाता है. अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम टू ट्यूनअप्स देखना चाहते हैं अस्यूमिंग कि वो इंडिपेंडेंट है, तो वो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं. सो टू ट्यूनअप्स के जो टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कार और सेकंड कार है वो दोनों 4 सिलेंडर्स आए. सो दिस वन इज़ 4 सिलेंडर एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 4 सिलेंडर. दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 4 और 5 सिलेंडर, 4 और 6 सिलेंडर, 5 और 4, 5 के फर्स्ट कार इज़ 5 सिलेंडर सॉरी 6 सिलेंडर कार एंड द सेकंड कार इज़ 4 सिलेंडर कार. सो ये टोटल हमारे पास जितने भी टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं फॉर टू ट्यूनअप्स, दो ट्यूनअप्स के जो टोटल बन सकते हैं. और जो प्रॉबिलिटी है चूँकि हमने इंडिपेंडेंस इसमें अज्यूम की हुई है, सो चूँकि ये इंडिपेंडेंस इसमें एजम्पशन है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ getting a first car which is a 4 cylinder car is 0.2, and probability of second car is also 0.2, and since they are independent, so probability of X1 X2 is 0.04 से लेके, तो probability of getting a 8 and 8 cylinder car both first and second is 0.25, that is 0.5 times 0.5. इन सब केसेस के अंदर जो हमारे पास x बार आता है, x bar is let's say 42.40, 42.5 से लेके up to 50 हमारे पास आ जाता है. जबकि s स्क्वायर जो है हमारे पास यानी कि वेरिएंस जो है इसमें कोई वेरिएंस नहीं है. सो दिस इज़ द टोटल वेरिएंस दैट वी आर गेटिंग हियर. सो ये सारी टैबुलेट कर दी हमने आउटकम्स, एनालिटिकली हमने सब के सब निकाल के और उनकी प्रॉबिलिटीज़, उनके स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये सामने हमने कर दी. तो अब हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जो है यानी कि सैम्पल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है वो हमारे पास क्या आता है 40 में 0.04, 42.5 जो है 0.12, 45 दिस. सो दिस इज़ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, और दिस इज़ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस. ठीक है, 0, 12.5 एंड 50 की वेरिएंस आती है
0.2 0.38 0.42 0.2। सो ये भी एक स्टेटिस्टिक है, ये भी एक स्टेटिस्टिक है। इस स्टेटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये आ गई और इस स्टेटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये आ गई। और इनको अगर हम हिस्टोग्राम पे प्लॉट करें तो हमारे पास ये दिस इज द फॉर्म, दिस इज एस स्क्वायर के 3 वैल्यूज है हमारे पास और एस एक्स बार के अंदर हमारे पास। सो ये थी हमारे पास ओरिजिनल राइट एक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है, ये ओरिजिनल थी। और ये हमारे पास मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये देखें, ये इट्स लाइक दिस और दिस इज लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नोट दैट द मीन ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस लुक टू बी द सेम। मीन हाउएवर इसका 42.5 था और इसका मीन जो है वो भी हम निकाल सकते हैं, बट समहाउ हमें अंदाज़ा है कि इट विल बी समवेयर क्लोज टू सॉरी 46.5, ओके, सो इसका मीन जो है वो था 46.5, 46.5 यहाँ पे कहीं लाई करेगा मेरा इट इज। और इसका भी जो मीन है वो भी हमें लग रहा है कि वो भी समवेयर हियर कहीं पे लाई कर लेगा। सो क्लोज इनफ जो है वो लगते हैं। वेरिएबिलिटी जो है वो पिछले के मुकाबले में हमें कम लग रही है और दिस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। वाई? बिकॉज हम आगे जाके सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर भी देखेंगे, हमने पहले भी देखा कि जब हमने जो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन जो है वो सिग्मा एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है, ये हमारे पास पहले जो हमने जो है निकाला था। तो वेरिएबिलिटी जो है वो कम है बिकॉज इसके अंदर वेरिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, इसके अंदर वेरिएबिलिटी जो है वो आपको कम नज़र आ रही है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लुक स्मॉलर। तो दिस इज़ नथिंग एक्सीडेंट, ये वो चीज़ है जो कि हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे आपके कंक्लूजन से आप पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस जो है वो बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे। सेम सर्विस सेंटर को अगर हम अज्यूम करें, उसको हम आगे लेके चलते हैं, लेकिन अब हम बेसिकली करेंगे क्या, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ठीक है। पहले हमने 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स किए थे, तो हमारे पास लेट्स से 45 इस तरह के, यानी कि 4 सिलेंडर गाड़ी आई, 6 गाड़ी आई, 4 गाड़ी आई, 8 सॉरी 4 and 4, 4 and 6, 4 and 8 सिलेंडर कार, ये 2 ट्यूनअप्स का केस हमने देखा था। अब हम 4 इंडिपेंडेंट ट्यूनअप्स को देखते हैं। तो 4 इंडिपेंडेंट ट्यूनअप्स में ज़ाहिर बात है आपके पास पहले 9 थे, तो अब आपके पास सैम्पल्स और ज़्यादा जो है ना वो हो जाएंगे। सो अराउंड 36 के करीब जो है ना आपके स्टोल सैम्पल्स हो जाएंगे। सो अब जो हमारे पास, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी हो सकता है कि आप देखें कि अगर आप 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स करना चाहते हैं तो आप कैसे उसको करेंगे। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये इस केस के अंदर अगर आप अब देखेंगे तो इट्स मोर लाइक जो है, और इसका ऑब्वियस होना शुरू हो जाएगी कि साइड्स जो हैं वो टिल्ट होके क्लोज टू सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जानी शुरू हो गई है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखें 2 ट्यूनअप्स की जो थी वो आपके पास इस तरह की थी, ठीक है, आपको टूवर्ड्स नॉर्मेलिटी जाती हुई आपको नज़र आ रही है। 4 ट्यूनअप्स आपको और ज़्यादा ऑब्वियस होती हुई जो है वो नज़र आएगी। इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ और ज़्यादा जो है इस तरह से होनी शुरू हो जाएगी। और ये सारे फैक्टर्स हम आगे फ्यूचर में फ्यूचर स्लाइड्स में और लेक्चर्स में हम ये चीज़ें देखते रहेंगे। डाइस एग्जाम्पल में अगर आप इसी चीज़ को देखें, बल्कि ये एग्जाम्पल बहुत लंबी हो जाएगी, इस लेक्चर को हम अभी यहीं पे ब्रेक करते हैं और हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में फिर डाइस की एग्जाम्पल
और नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद फिर हम सिमुलेशन या हम सारा कुछ जो हम देख रहे हैं हम एनालिटिकली देख रहे थे। एनालिटिकली हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देख रहे थे। तो इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली हम इसको बाय सिमुलेशन भी जो है ना इंशाल्लाह हम देखेंगे। सो फार इसी लेक्चर का रिकैप अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या देखा कि मिनट इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने स्टैटिस्टिक को डिफ़ाइन किया था और उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस, और हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफ़ाइन किया कि वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और अभी हम बेसिकली एनालिटिकली हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे निकालते हैं, और उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन और एक केस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस जो है वो भी अभी निकाल के देखी, और उसके ट्रेंड्स जो हैं अभी हम देख रहे थे। सब्सिक्वेंटली इंशाल्लाह हम लोग इसी चीज़ को बाय द यूज़ ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में सिमुलेशंस, और फिर उसके बाद हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।